हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था। आज हम फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जैसे कार्बन को कैसे क्लासिफाई करते हैं उसको देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। तो स्टार्टिंग में एक क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि कार्बन एटम को हम डिग्री के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पर हमने कार्बन को क्लासिफाई किया था, और ऐसा कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन था, इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन हम कहते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन का जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हम उसको फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में भी क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब कैसे है, जिसको हम इस तरीके से कहते हैं अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन एंड सो ऑन। तो कार्बन को हम फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करते हैं, जैसे हम अगर एक एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर हमने लिया है CH3 CH2OH। ठीक है, अब ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप, और अल्कोहल से जो बॉन्डेड कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप से जो बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन के जो बाद वाला कार्बन है इसको बीटा कार्बन कहा जाता है। मतलब ये है कि कार्बन एटम डायरेक्टली bonded with functional group is called अल्फा कार्बन। ठीक है, कार्बन एटम, ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट अल्फा मींस फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड हो, ऐसे कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, एंड अगर हाइड्रोजन की बात करें, एंड हाइड्रोजन एटम bonded with alpha carbon is called अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो जैसे डिग्री में देखा था उसी तरीके से यहाँ पर भी है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन होंगे उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट कार्बन को क्लासिफाई करें अल्फा के बाद वाला, ठीक है, कार्बन एटम bonded with alpha carbon is called बीटा कार्बन एटम। ठीक है, इसी तरीके से हम अल्फा बीटा गामा को डिफाइन कर सकते हैं कि अल्फा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन क्या है और गामा कार्बन क्या होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। तो हम इस क्लासिफिकेशन में कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं जिसमें हमें अल्फा कार्बन मेन जो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए आगे, अल्फा कार्बन इंपॉर्टेंट है और अल्फा कार्बन को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH2 CHO। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, और इसको हम कहते हैं ये है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इसके पहला जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, ये क्या है, अल्फा कार्बन, और जो दूसरा कार्बन है उसको हम कहते हैं यहाँ पर बीटा कार्बन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो कि है यहाँ पर 2। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें नंबर 2,
अगर इस तरीके से लिखते हैं CH3CH और CH3 यहाँ पर CHO है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कार्बन जो है उसको हम, जो डायरेक्टली बॉन्डेड है फंक्शनल ग्रुप से, उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर अगर बात करें नंबर ऑफ अल्फा H जो कि है यहाँ पर 1, ठीक है। अगर हम इस एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर यहाँ पर CH3CHO, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये अल्फा कार्बन हो गया, तो नंबर ऑफ अल्फा H वो कितने हैं, वो 3 हो गया, ठीक है। अगर हम और देखते हैं इस तरीके से CH3 और CHO, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये क्या है, अल्फा कार्बन। और अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो नंबर ऑफ अल्फा H 0 है, क्योंकि इस अल्फा कार्बन से एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें तो नंबर ऑफ अल्फा H 0 है, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की कोई बात ही नहीं है यहां पर। जैसे यहां पर देखिए CHO, तो यहां पर भी देख रहे हैं इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, तो नंबर ऑफ अल्फा H यहां पर भी क्या है, 0 है। अगर इस तरीके से बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर इस CHO की बात करें, ये आपका अल्फा कार्बन हुआ फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन, और यहाँ देख रहे हैं कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, तो यहाँ पर एक H अटैच होगा 1 2 3, और फोर्थ बॉन्ड जो बन रहा है वो हाइड्रोजन के साथ है, तो नंबर ऑफ अल्फा H हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन हम काउंट कर सकते हैं। सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है हम अदर फंक्शनल ग्रुप में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हम इसको यहां पर अप्लाई करें, जैसे है हमने लिखा है CH3COOH, तो CH3COOH एक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, तो नंबर ऑफ अल्फा H यहां पर हमें दिख रहे हैं 3, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे हम अगर एल्कीन की बात करें तो CH3CH2, अगर हम इस एल्कीन में चेक करें, इस एल्कीन में, तो एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन। डबल बॉन्ड कार्बन के बाद ये जो कार्बन मिलता है हम इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और नंबर ऑफ अल्फा H की बात करें, जो यहां पर क्या है, 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3, अगर इस तरीके से की ग्रुप की बात करें, ये डबल बॉन्ड कार्बन फंक्शनल ग्रुप का काम करता है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है, अटैच कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है। अगर हम नंबर ऑफ अल्फा H की बात करें तो हमें मिलेंगे यहां पर 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, और वो हो गया 6, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अगर हम यहां पर, तो अगर हम कुछ ऐसे लिखते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH2, अब अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, हमें चेक करना है, तो ये डबल बॉन्ड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद का कार्बन अल्फा कार्बन, और ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। अगर हम यहां पर देखें नंबर ऑफ अल्फा H, तो 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, तो 6 अल्फा H हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इस तरीके से, मान लिया हमको कोई एल्कीन दिया हुआ है और यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, और इसमें हमें क्या है, अल्फा H को काउंट करना है, तो हमें क्या चेक करना है कि डबल बॉन्ड जो है फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन होता है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड जो कार्बन ये वाला भी है, ये भी अल्फा कार्बन है, और ये भी अल्फा कार्बन है। अगर हम हाइड्रोजन के नंबरों की बात करें तो 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्टेड है, 3 यहाँ पर कनेक्टेड है, और अगर यहाँ पर देखें तो कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, बाकी दोनों हाइड्रोजन होंगे, और सिमिलरली यहाँ पर 2H होंगे, ठीक है। तो 2H यहाँ पर है और 2H यहाँ पर है,
टोटल अगर हम अल्फा एच की बात करें तो 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 10 अल्फा एच देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इस तरीके का एल्कीन अगर हमने लिया है यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर अगर हम काउंटिंग की बात करें, देखिए डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन, ये चीज तो अभी भी हमने चेक किया। यहाँ पर 2 अल्फा एच है, यहाँ पर 2 अल्फा एच है, और ये क्या है 3। तो 3 to 5 और 2 7। अगर अल्फा एच की बात करें यहाँ पर क्या है 7 अल्फा एच है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे एक अल्काइन लिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो जैसे एल्कीन में चेक किया है उसी तरीके से हम एल्काइन को भी देख सकते हैं। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और यहाँ पर अगर देखें तो नंबर ऑफ जो अल्फा एच है वो है 6। इस तरीके से हमने देखा फंक्शनल ग्रुप कोई भी रहे, अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो या वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, वहां पर हम अल्फा एच को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा है एक एसिड है CH3 CH2 COOH। अगर हम यहां पर देखें अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन है तो नंबर ऑफ अल्फा एच है यहां पर 2। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, जैसे टोटली कार्बन को क्लासिफाई करते हैं इस तरीके से, जैसे है CH3 CH2 CH2 CHO। देख रहे हैं पहला कार्बन क्या है अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप अल्फा से जो कनेक्टेड कार्बन है वो क्या है बीटा कार्बन, और बीटा से कनेक्टेड कार्बन क्या है गामा कार्बन। तो हम तो क्लासिफिकेशन में हम नेक्स्ट देखते हैं एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक कार्बन। ठीक है, तो एलाइलिक, बेंजाइलिक और जो है विनाइलिक कार्बन क्या होते हैं इस चीज को समझते हैं। अगर एलाइलिक कार्बन की बात करें तो एलाइलिक कार्बन मतलब होगा कि डबल बॉन्ड से अटैच जो नेक्स्ट कार्बन होगा, कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड इज एलाइलिक कार्बन, and hydrogen attached to allylic carbon is called allylic H. Hydrogen attached to allylic carbon is called allylic H. ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इससे लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम यहां पर इसको एलाइलिक कार्बन कह रहे हैं, और जो नंबर ऑफ H की बात करें अगर, नंबर ऑफ एलाइलिक H जो कि एलाइलिक कार्बन से कनेक्टेड है वो क्या है यहाँ पर 3 है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं चूंकि ये कार्बन 1 डिग्री का है, ठीक है, तो ये जो एलाइलिक कार्बन है ये 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें यहां पर इस तरीके से CH3 CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम यहां पर देखें तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन ये क्या है एलाइलिक कार्बन, और ऐसे कार्बन की बात करें तो ये 1 2 और ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो एलाइलिक में इसका डिग्री क्या है 3 डिग्री एलाइलिक।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, अगर हम यहां पर देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इस साइड ये एलाइलिक कार्बन रहा और ये क्या है, एलाइलिक कार्बन है। तो डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन है उसको हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें ये क्या है, 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन, और ये अगर इसकी बात करें ये क्या है, 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एलाइलिक H की बात करें तो 2 डिग्री में आपके पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच है, और ये 1 डिग्री का जो एलाइलिक है इसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें यहां पर किसी साइक्लिक सिस्टम में भी देखा जा सकता है, जैसे यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस तरीके से देखें यहां पर डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन क्या है, एलाइलिक। तो हम यहां पर इसको बोल रहे हैं एलाइलिक कार्बन, अल्फा तो देख चुके थे। ठीक है, तो ये क्या है, एलाइलिक कार्बन। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें ठीक है, अगर हम यहां पर चेक करें तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम कह रहे हैं एलाइलिक कार्बन, और यहां पर भी जो कार्बन है ये भी क्या है, एलाइलिक कार्बन एटम। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि एलाइलिक कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। अब देखते हैं बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है। तो नेक्स्ट है बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक मतलब बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा होगा, कार्बन एटम बॉन्डेड विथ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन एटम को हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, और बेंजाइलिक H भी वही होगा, जो बेंजाइलिक कार्बन से H जो है अटैच होंगे उनको हम बेंजाइलिक H कहेंगे। तो अगर हम इस एग्जांपल की बात करें यहां पर, जैसे ये बेंजीन रिंग है और यहां पर हमने CH3 लगाया हुआ है। ठीक है, तो रिंग के बाद वाला जो H कार्बन है ये कार्बन है बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। अगर हम यहां देखें CH3 और CH3, तो जो रिंग है, रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो है बेंजाइलिक कार्बन। अगर हम यहां पर बात करें इस एग्जांपल की, तो ये जो कार्बन है ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बन। तो रिंग के, बेंजीन रिंग के जस्ट बाद वाले कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। डिग्री कार्बन का वैसे ही डिफाइन करेंगे, ये 2 डिग्री का है क्योंकि यहां पर एक कार्बन है और एक कार्बन यहां पर कनेक्टेड है। ये बेंजाइलिक में प्राइमरी का डिग्री है, 1 डिग्री का बेंजाइलिक कार्बन है क्योंकि यहां पर ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। अगर हम यहां पर बात करें तो बेंजाइलिक कार्बन ये 3 डिग्री का है क्योंकि यहां पर 1, 2 और ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो अब हम यहां पर काउंट करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो एक एग्जांपल ऐसे लिख रहे हैं यहां पर, ये है, और हमने यहां पर
बेंजीन रिंग बनाया हुआ है, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि बेंजाइलिक कार्बन है कहाँ पर। कार्बन पता चल जाएगा तो हाइड्रोजन पता चल जाएगा। तो ये देख रहे हैं, ये कार्बन जस्ट रिंग के बाद वाला कार्बन, ये और ये कार्बन क्या है, ये बेंजाइलिक कार्बन है। अब हमें ये चेक करना है, कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, 2 बने हुए हैं, 2 और हमें बनाने हैं इस तरीके से 4, यहाँ पर ये बनाया हुआ 2 और ये 2। इस तरीके से अगर यहाँ पर देखें, ये आपका बेंजाइलिक कार्बन है, ये बेंजाइलिक कार्बन है, और हाइड्रोजन जो अटैच है वो 2 और ये 3 और ये यहाँ पर क्या है 4। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो नंबर ऑफ बेंजाइलिक H कितने हो गए, हो गए 4। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें यहां पर इसी में, ठीक है, अब हमें यहां पर काउंट करना है टोटल बेंजाइलिक H कितने हैं। तो नंबर ऑफ बेंजाइलिक H, ठीक है, तो बेंजाइलिक H कार्बन देखने हैं, H को काउंट करने से पहले तो बेंजीन रिंग के जस्ट बाद वाला कार्बन ये रहा, बेंजीन रिंग के जस्ट बाद वाला कार्बन ये रहा, बेंजीन रिंग के जस्ट बाद वाला कार्बन ये रहा। इन कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है बच्चों, यहां पर 3 दिख रहे हैं और यहां पर 1 2 बॉन्ड बने हुए हैं। जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग बाकी 2 बॉन्ड किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ। अगर कुछ नहीं है तो हम हाइड्रोजन ही कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पर है 6 बेंजाइलिक हाइड्रोजन। और देखिए ये हमने ऐसा रिंग बना दिया, इस तरीके का कंपाउंड है। और हमें यहाँ पर टोटल काउंट करना है बेंजाइलिक H कितने हैं, देखते हैं। नंबर ऑफ बेंजाइलिक H, अगर हम हाइड्रोजन के नंबर को काउंट करें तो सबसे पहले वही बेंजाइलिक कार्बन देखना है। तो बेंजीन रिंग के जस्ट बाद वाला कार्बन देखिए, ये बेंजीन रिंग है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये रहा कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। तो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड सभी कार्बन को हम चेक करते हैं। यहाँ कार्बन कार्बन आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है, 4th बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा, एक H यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, सब सिमिलर टाइप का जो अरेंजमेंट है वो गिवन है हमें। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ बेंजाइलिक H वो क्या है, 6 है, क्योंकि इसके हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें देखते हैं नंबर ऑफ एलाइलिक H निकालने हैं, नंबर ऑफ एलाइलिक H, ठीक है। और इस तरीके से ये एग्जांपल है यहाँ पर, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ एलाइलिक H कहाँ है, ठीक है। तो देखिए एलाइलिक के लिए हमने देखा कि डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला जो कार्बन है उसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ये डबल बॉन्ड है आपका, ये कार्बन एलाइलिक हो गया और ये कार्बन एलाइलिक हो गया। इसके साथ कनेक्टेड H को काउंट करें तो कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, बाकी दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे। यहाँ पर ये बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा। अगर हम नंबर की बात करें, यहाँ पर ये 2 और ये 3 और ये क्या है 4 है। तो यहाँ पर जो है एलाइलिक H है टोटल नंबर की बात करें जो कि है 4। एक और एग्जांपल देखते हैं, एलाइलिक H को निकालना है। हमने एग्जांपल कुछ ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक H हमें बताने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक H, तो तरीका वैसे ही है काउंटिंग का। पहले हमें एलाइलिक H को बताने से पहले एलाइलिक कार्बन को मार्क करना होगा, जो कि एक तो ये रहा,
दूसरा डबल बॉन्ड के जस्ट बाद ये रहा और ये रहा, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं ये 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर क्या है 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल नंबर अगर हम देखें तो 3 और 2 5 और 2 7। तो इस तरीके के एग्जांपल है, यहां पर 7 एलाइलिक H प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं कि टोटल एलाइलिक H कितना है, बेंजाइलिक H कितना है किसी गिवन कंपाउंड में। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि विनाइलिक कार्बन क्या है। तो विनाइलिक को अगर हम बात करें तो कार्बन एटम ऑफ जो मीन्स कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड मीन्स अगर हम इस तरीके से लिखें से ये है तो डबल बॉन्ड का जो कार्बन है ये विनाइलिक कार्बन कहा जाता है, ठीक है। और उससे जो अटैच हाइड्रोजन होंगे वो आपके विनाइलिक H होंगे, ठीक है। तो विनाइलिक कार्बन क्या है, कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो विनाइलिक H होता है। और डबल बॉन्ड कार्बन से जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसको हम क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। अगर हम यहां देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है विनाइलिक कार्बन, ये क्या है विनाइलिक कार्बन। तो कार्बन कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड is called vinylic carbon and hydrogen attached to vinylic carbon is called vinylic H। अगर हम यहां देखें टोटल नंबर ऑफ विनाइलिक H कितने हैं यहां पर वो हमें पता करना है। तो विनाइलिक के लिए हमें क्या देखना है, ये विनाइलिक डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखना है। और इस डबल बॉन्ड के साथ अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर ये कार्बन है, इसने 1 2 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और 4th बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ होगा। यहाँ पर ये 4th बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा, यहाँ पर ये 4th बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा, यहाँ पर ये 4th बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ विनाइलिक H की बात करें तो इस गिवन कंपाउंड में विनाइलिक H के नंबर क्या हैं, 4। तो अभी हमने देखा कि एलाइलिक कार्बन क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है और विनाइलिक कार्बन क्या होता है, और उससे अटैच जो हाइड्रोजन है हम उनको कैसे लिखते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिसको ड्यू के नाम से लिखते हैं, या इसी में है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जिसको हम DBE के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी इसको हम हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं, HDI से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिक क्लासिफिकेशन में हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वगैरह क्या है ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है क्या, इट इज द हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है। चेक करते हैं है क्या ये, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम कैलकुलेशन ऑफ DU, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें यहां पर देखना है। तो दो तरीके हैं, व्हेन
molecular formula of a compound is given, ठीक है, and when structure of compound is given, ठीक है। तो DU को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, जब किसी कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन हो या स्ट्रक्चर गिवन हो। स्ट्रक्चर के केस में क्या है, DU या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड। अब मोलिकुलर फॉर्मूला अगर गिवन है तो हम DU कैसे निकालते हैं, तो DU इक्वल्स टू 1/2 2n4 माइनस n1 प्लस n3 प्लस 2, ये फॉर्मूला है DU निकालने का। अब ये n4 क्या है, जो n4 है वो है नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट एटम्स, ठीक है। n1 क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, ठीक है। n3 क्या है, नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम्स। इस तरीके से हम n1, n3 और n4 क्या है वो हम जनरली यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पर बेसिक तौर पे बात करें कि नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट एटम में एग्जांपल के तौर पे मेनली हमें क्या है, कार्बन दिखता है कि कितने हैं कार्बन के नंबर पर। मोनोवैलेंट में जैसे हाइड्रोजन है, हेलोजन है, ऐसे एटम्स हमें दिखाई देंगे। और ट्राइवैलेंट में हमें जो है नाइट्रोजन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है, कॉमन नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और हेलोजन है, इस तरीके से हमें दिखाई देगा। और DU निकालने के बाद हम DU का थोड़ा जो सिग्निफिकेंस है कैसे हम इसको यूज करते हैं, इन चीजों को भी देखेंगे। बच्चों हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ रहे थे, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में जो केस था जब मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन हो तो हम DU कैसे निकालते हैं। तो कुछ एग्जांपल हमने लिखे हुए हैं और इन्हीं को चेक करते हैं, इनमें DU कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, अगर बात करें जैसे C2H4 लिखा हुआ है, तो C2H4 में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट एटम्स कार्बन है जो कि 2 है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जो कि हाइड्रोजन है वो 4 है, ट्राइवैलेंट यहाँ पर कोई एटम नहीं है, ठीक है, वो 0 हो गया। DU का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 2 × n4 माइनस n1 प्लस n3 प्लस 2। अगर हम इस फॉर्मूले में n4 के प्लेस पर 2 रखें, n1 के प्लेस पर 4 रखें और n3 है नहीं यहाँ पर और n2 क्या है जो प्लस 2 करें तो हमें मिलता है DU1, ठीक है। अब जैसे C3H6 है, यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन की बात करें हमें नंबर ऑफ जो टेट्रावैलेंट एटम है वो 3 है, हाइड्रोजन चूंकि मोनोवैलेंट है वो 6 है, ट्राइवैलेंट एटम नहीं है यहाँ पर, और फॉर्मूले में रखते हैं तो DU1 आता है। इसी तरीके से हम बाकी फॉर्मूले में भी, एग्जांपल्स में भी ये फॉर्मूले अप्लाई करके चेक कर सकते हैं DU क्या है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, नाइट्रोजन आ चुका है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट एटम होता है, तो अगर टेट्रावैलेंट एटम की बात करें तो 2 है और मोनोवैलेंट 3 है, और यहाँ पर जो ट्राइवैलेंट एटम है वो 1 है, और फॉर्मूले में अगर हम यहाँ पर रखें तो DU हमें मिलता है क्या, DU की वैल्यू आती है 2, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन को भी मोनोवैलेंट मानते हैं, 1 बॉन्ड बना रहा होगा कार्बन के साथ, तो N4 N1 हमें मालूम है और यहाँ पर रखते हैं तो हमें मिलती है वैल्यू 1। इस तरीके से अगर नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, C12H22O11 है, और इस फॉर्मूले में चूंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाइवैलेंट है, और बाइवैलेंट का यहाँ पर कोई रूल जो यूज नहीं करते इस एटम को, इसको छोड़ दिया जाता है। तो कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट टाइप का कोई एटम नहीं है यहाँ पर, डाइवैलेंट का कुछ कंसीडर नहीं करते, फॉर्मूले में हम रखते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है वैल्यू 2। इस तरीके से बाकी फॉर्मूले में भी हम एग्जांपल्स में भी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा जब मोलिकुलर फॉर्मूला हमें दिया हो, ठीक है। अब बच्चों हम नेक्स्ट केस देखते हैं जब हमें स्ट्रक्चर गिवन हो, ठीक है। व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन, व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ
कंपाउंड इज गिवन। ठीक है, तो अब हम निकालने की कोशिश करते हैं ड्यू स्ट्रक्चर पर क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने देखा हुआ था ड्यू का, ड्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर थोड़ा पाई बॉन्ड हमें जो सीखना है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं कि एक पाई बॉन्ड होगा। कार्बन के साथ अगर कोई भी डबल बॉन्ड है, अगर ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड है, हम वहां पर कंसीडर करते हैं 1 पाई बॉन्ड होगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो हम इसको कंसीडर करते हैं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। डबल बॉन्ड है 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड माना जाता है। अगर इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड N लिखा हुआ है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है अगर, तो हम इसको भी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी हम 2 पाई बॉन्ड जो है कंसीडर करते हैं। और 1 रिंग, ठीक है, तो जो रिंग होगा, तो रिंग तो देख ही रहे हैं, नंबर ऑफ रिंग, रिंग जो है 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रिंग के लिए तो भी हम चेक करते हैं, रिंग किसी भी साइज का होगा उसको 1 ही कंसीडर करते हैं। तो जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे ये है, यहाँ पर अगर हम ड्यू की बात करें तो सिर्फ एक रिंग है, ड्यू इक्वल्स टू 1, ड्यू इज द नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 रिंग है जो कि 3 मेंबर है, यही इसका ड्यू हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, इसी में हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ड्यू पाई बॉन्ड एक बनाया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है जिसको पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ड्यू हो जाएगा नंबर ऑफ रिंग, चूंकि एक रिंग है 3 मेंबर की और एक ही पाई बॉन्ड है यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर ड्यू क्या आ जाएगा, ड्यू आ जाएगा यहाँ पर 2। फिर देखिए हमने इस तरीके से एग्जांपल लिखा है, ड्यू की बात करें तो एक पाई बॉन्ड ये है, दूसरा पाई बॉन्ड ये है और एक रिंग में बना हुआ है 4 मेंबर का, तो ड्यू यहां मिलेगा 1 + 2। नंबर ऑफ रिंग एक है, पाई बॉन्ड कितने हैं, वो 2 है, तो रिंग और पाई बॉन्ड, तो ड्यू यहां पर आ गया 3। अब अगर कुछ और एग्जांपल देखें, तो फोर्थ एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने इस तरीके का एग्जांपल लिया हुआ है, इस तरीके से। यहां देख रहे हैं 3 डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो जो ड्यू है रिंग, रिंग तो एक ही है क्योंकि 6 मेंबर है और पाई बॉन्ड कितने हैं 3, तो ड्यू आ गया यहाँ पर कितना 4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें इस तरीके से, और हमें चेक करना है, तो ड्यू है नंबर ऑफ रिंग, तब देखिए एक रिंग ये बना हुआ है, दूसरा रिंग ये बना हुआ है, तो ड्यू नंबर ऑफ रिंग, 2 रिंग बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, और पाई बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 3 पाई बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो ड्यू है इसका क्या है, ड्यू है 5। कुछ और देखें, जैसे अब मान लो ये गिवन एग्जांपल है, इसमें हमें ड्यू निकालना है, तो ड्यू क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स, तो रिंग कितना है कि ये, दूसरा रिंग ये, तीसरा रिंग ये, चौथा रिंग ये, 4 रिंग है यहाँ पर। रिंग किसी भी साइज का हो सकता है, तो ड्यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 के बराबर। अब इस एग्जाम्पल में भी हमें ड्यू निकालना है, तो अगर हम यहाँ पर ड्यू की बात करें तो रिंग है 3, 1 2 और 3 रिंग है और इसमें 3 ही पाई बॉन्ड है, 1 2 और 3, तो इस तरीके से यहाँ पर जो ड्यू है वो है 6। नोट कर लीजिए बच्चों। कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
मतलब हमने इस तरीके का एग्जांपल दिया हुआ है और इसमें हमें डी यू निकालना है क्या होगा। तो अगर रिंग की बात करें तो डी यू देख रहे हैं नंबर ऑफ रिंग्स, रिंग एक है। और पाई बॉन्ड की बात करें तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, वन पाई बॉन्ड यहाँ पर है, वन पाई बॉन्ड यहाँ पर है। और सी ट्रिपल बॉन्ड जो सी है इसमें हमारे पास दो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 1 रिंग प्लस 5 डबल बॉन्ड डी यू आ गया यहाँ पर 6। और देखते हैं से ट्रिपल डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर सी एन है, ये सी एन है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है और सी ट्रिपल बॉन्ड एन है। यहाँ पर हमें चेक करना है इसमें डी यू क्या होगा, तो चेक कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर रिंग तो कोई भी नहीं है, नंबर ऑफ रिंग्स 0, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर इसमें साइक्लिक नहीं है तो रिंग भी नहीं है। पाई बॉन्ड देख सकते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कंटेन्स 1 पाई बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 2 पाई बॉन्ड। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो गए 9। डी यू अगर देखेंगे तो डी यू इज द सम ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन, जो किया जाएगा 9। हम एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। ठीक है, और यहां पर भी हमें डी यू निकालना है। तो डी यू है क्या, डी यू बराबर होता है नंबर ऑफ रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड। अगर यहां पर रिंग की बात करें तो सिर्फ 2 रिंग बनी हुई है, एक ये है दूसरी ये है। तो नंबर ऑफ रिंग्स अगर देखें जो कि क्या है 1। अब रिंग के बाद आता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड अगर हम काउंट करें तो ये CHO है। CHO का मतलब हुआ CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक पाई बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O 1 पाई बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड N कंटेन्स 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, अब यहां देखिए ये पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, यहां पर भी 2 पाई बॉन्ड है। तो टोटल अगर पाई बॉन्ड काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या आ गया 7। अगर हम यहाँ डी यू निकालें दोनों का सम, वो मिलता है हमें 8। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम गिवन स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डी यू। तो डी यू को हम यूज करते हैं, यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो डी यू को हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा तो उससे हम निकाल सकते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। जैसे हम देखें, अगर हमने डी यू कैलकुलेट किया और अगर डी यू 0 आ गया, तो डी यू 0 आने का मतलब क्या है कि कंपाउंड इज सैचुरेटेड। तो कंपाउंड सैचुरेटेड होगा और वो ओपन चेन का होगा। ठीक है, असाइक्लिक। ठीक है, ठीक है, अगर मान लिया डी यू निकाला और वो 0 नहीं है, जिसका मतलब क्या होगा, कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड हो सकता है या साइक्लिक हो सकता है। ठीक है, तो अब इसी पॉसिबिलिटी जो है हम चेक करते हैं कि जैसे हमने डी यू की वैल्यू निकाली और डी यू 1 आ गया, तो 1 डी यू का मतलब है 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, 1 डबल बॉन्ड को हम डीबी से लिख दिया करेंगे। ठीक है,
डबल बॉन्ड हो सकता है, या पॉसिबिलिटी में वन रिंग हो सकती है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड या एक रिंग की पॉसिबिलिटी है, तो वन डी यू इज इक्वल टू वन डबल बॉन्ड और वन रिंग। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो जैसे हमने लिखा C6H12। अब C6H12 की अगर हमें स्ट्रक्चर देखनी है, तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर हम डी यू निकालेंगे, तो डी यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है, वैसे भी देख सकते हैं कि ये CnH2n को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो और डी के फॉर्मूले से अगर हम डी निकालेंगे 1/2 2n4 माइनस n1 प्लस n3 प्लस 2 से। ठीक है, यहाँ पर n4 6 है और n1 12 है, यहाँ से हम डी निकालेंगे 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो डबल बॉन्ड कहीं भी हम लिख सकते हैं, किसी पोजीशन पर आ सकता है। वो तो आगे रिएक्शंस जब वगैरह और दी होंगी तो हमें तो और पॉसिबिलिटी पता चलेगी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। अब रिंग हो सकता है, तो रिंग की बात करें तो जैसे कार्बन यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर एक हम रिंग बना सकते हैं इस तरीके से। तो अब DU1 पर एक साइक्लिक ऐसा ओपन चेन का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, और देखें अगर DU की वैल्यू जैसे 2 आ जाती है, तो DU2 का मतलब क्या है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, टीबी ट्रिपल बॉन्ड को लिख दिया हमने। ठीक है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, तो 2 डबल बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड। अब हम देख रहे हैं कि DU में 1 DU इज इक्वल टू 1 रिंग, तो यहाँ पर 2 रिंग की भी पॉसिबिलिटी है, 2 रिंग बना सकते हैं। और DU2 का मतलब है 1 रिंग और प्लस 1 डबल बॉन्ड, ये वाला कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो DU से हमें ये फायदा भी रहेगा कि अगर हमें आइसोमर बनाना है, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा और गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अगर आइसोमर बनाने होंगे तो DU हमारी क्या है, हेल्प करेगा पॉसिबिलिटीज बनाने में। ठीक है, जैसे हमने लिखा C4H6। ठीक है, तो C4H6 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हम जरा इन्हीं को अप्लाई करते हैं। जैसे देख रहे हैं 2 डबल बॉन्ड, तो कार्बन 4 है ऐसे, तो 2 डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, या डबल बॉन्ड 4 है तो हम ऐसा अल्टरनेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन 4 पर हम ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, लिख देते हैं 1 2 3 और 4। तो ट्रिपल बॉन्ड एक हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, कार्बन नंबर 1 पर, या हम 4 कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करके ही बना सकते हैं। तो DU से स्ट्रक्चर की जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है ये हमें पता चलता है। अब देखिए, तो हमने यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना लिए, हमने ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना लिया। अब जैसे कह रहे हैं कि 2 रिंग है, तो 2 रिंग में हम 2 3 मेंबर रिंग को आपस में से कनेक्ट कर सकते हैं। ये 1 2 3 और ये 4th कार्बन है, तो 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं पॉसिबिलिटी में। ठीक है, अब जैसे हम कह रहे हैं कि रिंग प्लस डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन देखना है, तो रिंग चूंकि 4 कार्बन है और 4 कार्बन से हम मैक्सिमम 4 मेंबर रिंग बना सकते हैं। तो अगली जो पॉसिबिलिटी है, तो रिंग प्लस डबल बॉन्ड, ये देखिए रिंग प्लस डबल बॉन्ड, तो रिंग चूंकि 4 कार्बन की एक डबल बॉन्ड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि रिंग चूंकि मैक्सिमम कार्बन 4 है, तो हम 3 मेंबर का भी रिंग यहाँ पर बना सकते हैं। तो रिंग है, अब डबल बॉन्ड बनाना है तो डबल बॉन्ड रिंग के बाहर भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड लगाना है रिंग के अंदर भी हो सकता है, या डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है डिफरेंट पोजीशन पर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम डिफरेंट स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड के कितने पॉसिबल होंगे हम DU से बता सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब DU का दूसरा यूज देखते हैं। यूज टू फाइंड
जनरल फॉर्मूला ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ड्यू के कैलकुलेशन से हम जनरल फॉर्मूला भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमने लिखा C4H6, ठीक है, तो C4H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हमने यहां पर ड्यू निकाला 1/2 और 2 इंटू N4 माइनस N1 प्लस N3 प्लस 2, ठीक है बच्चों। आ गया 2, टेट्रावेलेंट एटम 4 है, माइनस मोनोवेलेंट, ट्राइवेलेंट एटम है नहीं, प्लस 0, तो ये आ गया 8 और माइनस 6 प्लस 2, ठीक है, ये 10 हो गया। 10 में 6 को माइनस कर दिया, 4 2 से डिवाइड किया तो 2। यहां पर देख रहे हैं DU2 है, ठीक है। तो DU2 पर C4H6 में जैसे ये अल्काइन को रिप्रेजेंट करता है, अल्काइन हो सकता है, ये डाइईन हो सकता है, ये साइक्लो एल्कीन हो सकता है, ठीक है, साइक्लो एल्कीन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में C4H6 मतलब जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, तो CnH2n-2 का जनरल फॉर्मूला अल्काइन में भी वर्क करेगा, डाइईन मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 डबल बॉन्ड है वहां पर भी ये वर्क करता है, और जैसे जो साइक्लो एल्कीन है ये यहां पर भी वर्क करता है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम देख सकते हैं जनरल फॉर्मूले ड्यू सेम है, तो कहने का मतलब ये है कि सेम ड्यू सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है। एक केस और देखते हैं, जैसे हमने लिखा C6H12, ठीक है, हम फॉर्मूले को यूज करें यहां पर DU के लिए, यहां पर DU निकालेंगे फॉर्मूले में रख करके, ठीक है। फॉर्मूला बच्चों में पता है, यहां पर अगर आप फिट करो तो 2 इंटू 6 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 2, ये आ जाएगा 1। तो इस DU1 से ये C6H12 है, तो 1 DU मतलब क्या है, एल्कीन हो सकता है, और 1 DU का मतलब ये है ये यहां पर एक रिंग हो सकता है, ठीक है, साइक्लिक रिंग हो सकता है। अब इसका मतलब DU1 जनरल फॉर्मूला CnH2n रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 1 डबल बॉन्ड पर 1 DU पर एक डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन के जनरल फॉर्मूले को हम यहां पर लिख सकते हैं, कार्बन के डबल हाइड्रोजन है तो N और 2N हमने लिखा है। तो इस DU से हम 1 से देख सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला एल्कीन और रिंग मतलब क्या है, साइक्लो एल्केन, ठीक है। तो एल्कीन और साइक्लो एल्केन का सेम जनरल फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है। एक और कैटेगरी देखते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ जाए कि C4H6O2 रिप्रेजेंट्स, ठीक है, हम ऑप्शन लिख रहे हैं डाइकीटोन, फिर नेक्स्ट ऑप्शन लिख रहे हैं अ कंपाउंड विथ 2 एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं N एल्किनोइक एसिड, और हम लिख रहे हैं N एल्केनोइक एसिड। तो बच्चों इस क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है कि C4H6O2 का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसके लिए भी हम DU के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम DU निकाल लेते हैं 1/2 2 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 0, डाइवेलेंट एटम का फॉर्मूले में कुछ नहीं था, और प्लस 2। यहां पर देख रहे हैं DU आ गया 2। तब DU2 को मैच करवाना है, जहां जहां
तो इस कंपाउंड का DU क्या है, 2 है। तो जब जब हमें DU 2 मिलेगा वो चीजें इसको रिप्रेजेंट करेंगी। तो आप देख रहे हैं कि डाइकीटोन, तो डाइकीटोन का मतलब है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और C डबल बॉन्ड में O में क्या है, एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड यहाँ पर मिलेंगे 2, क्योंकि 2C डबल बॉन्ड O है डाइकीटोन, तो यहाँ पर DU क्या है, 2 है। तो इसका भी DU 2 है, इसका भी DU 2 है, मतलब C4H6O2 से आप डाइकीटोन का स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। अब लिखा है कंपाउंड विथ 2 एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और H। अब 2 एल्डिहाइड ग्रुप होंगे तो 2CH हो जाएगा। और पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी कितने पाई बॉन्ड मिले, 2 पाई बॉन्ड, एंड 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1 DU एंड 2 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 DU। तो 2 DU यहाँ पर है, 2 DU यहाँ पर है। तो C4H6O2 से हम 2 एल्डिहाइड वाला ग्रुप भी बना सकते हैं। अब लिखा है एल्किनोइक एसिड, ध्यान देना है यहाँ पर, ये क्या है, एल्कीन, और ये है इक एसिड, ठीक है। तो एल्कीन का मतलब क्या, डबल बॉन्ड है, और जो इक एसिड होता है ये क्या है बच्चों, COOH ग्रुप है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, मतलब 1 DU, और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में भी है 1 DU। तो ओवरऑल क्या है यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 DU। इसका भी DU वही है, सेम DU, सेम जनरल फॉर्मूला। और डाइकीटोन हो सकता है, कंपाउंड विद 2 एल्डिहाइड हो सकता है, एल्किनोइक एसिड हो सकता है। अब लिख रहा है एल्किनोइक एसिड, तो एल्केन, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, DU तो 0 होता है। और ओइक एसिड, तो ओइक एसिड का मतलब क्या है, COOH, यहाँ तो 1 पाई बॉन्ड है। तो एल्केनोइक एसिड में DU हमें कितना मिला है बच्चों, 1। तो ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो C4H6O2 represents a diketone, a compound with 2 aldehyde group and alkenoic acid, and alkenoic acid को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है बच्चों। तो ये बच्चों DU का कॉन्सेप्ट था।